नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प निर्माण कंपनी पर बात करने वाले हैं, पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। हाँ, पीएसपी प्रोजेक्ट्स हाल में काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल। तो आज हम उनकी हालिया तिमाही मतलब Q1 FY26 के नतीजों और आगे की क्या संभावनाएं हैं, इस पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास उनकी अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी जी। और मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि कंपनी की अभी क्या स्थिति है, ताकतें क्या हैं, कहाँ थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं और आगे क्या हो सकता है। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। पहली तिमाही में कुछ चुनौतियां तो साफ दिखीं, खास तौर पर वो लेबर वाली समस्या। बिल्कुल, ये कई कंपनियों ने महसूस किया वैसे तो। लेकिन पीएसपी प्रोजेक्ट्स के लिए एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, अदानी इंफ्रा का स्टेक लेना। ये एक काफी बड़ा रणनीतिक कदम है। सही बात है। तो चलिए सीधे नतीजों पर ही आते हैं। Q1 FY26 के आंकड़े थोड़े चौंकाते हैं। रेवेन्यू था करीब 513 करोड़ रुपए। हाँ, पिछले साल से कम। हाँ, लेकिन जो असली चिंता की बात है वो है ईबिडा और नेट प्रॉफिट। ईबिडा मतलब जो ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है, वो पिछले साल के 73 करोड़ रुपए से गिरकर सिर्फ 24 करोड़ रुपए रह गया। सिर्फ 24 करोड़, मार्जिन 12% से घटकर 4.77% पर आ गया। और नेट प्रॉफिट तो लगभग कुछ भी नहीं, सिर्फ 13 लाख रुपए, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 34 करोड़ रुपए था। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, गिरावट तो वाकई बड़ी है। मैनेजमेंट ने इसके पीछे कुछ मुख्य कारण बताए हैं। सबसे बड़ा तो वही लेबर की कमी। अप्रैल मई में तो हालत ये थी कि 37% तक लेबर कम था। 37%? हाँ, हालांकि अब वो कह रहे हैं कि सुधरकर 19% पर आ गया, लेकिन फिर भी इसका असर Q2 में भी थोड़ा तो रहेगा ही। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा, अदानी से जो नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, उनके लिए शुरुआती दौर में काफी नई भर्तियां करनी पड़ी, तो कर्मचारी लागत बढ़ गई। वो करीब 6.8% हो गई रेवेन्यू का, जो आमतौर पर 4-5% रहती है। अच्छा, तो लागत बढ़ गई, लेकिन उन नए प्रोजेक्ट से अभी रेवेन्यू आना शुरू नहीं हुआ होगा। एग्जैक्टली, वो अभी शुरुआती स्टेज में है। और फिर गुजरात में मानसून भी थोड़ा जल्दी आ गया। ऊपर से उत्तर प्रदेश के कुछ प्रोजेक्ट्स पर करीब 4-4.5 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च भी हुआ। ओके। और एक और चीज, उन्होंने ECL प्रोविजन मतलब जो संभावित बैड डेट्स के लिए पैसा अलग रखते हैं, वो भी बढ़ाया है, 8.68 करोड़। इसमें एक पुराना पंधरपुर वाला प्रोजेक्ट है, उसका पूरा बकाया प्रोविजन कर दिया है। ठीक है, तो ये सब मिला के तिमाही काफी मुश्किल रही, ये तो साफ है। लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद पीएसपी प्रोजेक्ट्स की अपनी ताकत क्या है, क्या खासियतें हैं? देखिए, उनकी एक बड़ी ताकत तो उनका इंटीग्रेटेड EPC मॉडल है। मतलब वो डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन, MEP सर्विसेज सब कुछ खुद ही संभाल लेते हैं, पूरा एंड टू एंड। हाँ, और उनका अलग अलग सेक्टर्स में अनुभव भी काफी है। इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, सरकारी, रेसिडेंशियल, और टाइम पर प्रोजेक्ट डिलीवर करने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा माना जाता है। वो सूरत डायमंड बोर्स वाला प्रोजेक्ट भी तो इन्होंने किया था ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनी। हाँ बिल्कुल, वो उनकी क्षमता का एक बड़ा उदाहरण है। शायद इसी तरह की क्षमता देख के अडानी ने भी उनमें रुचि दिखाई होगी। हो सकता है। और अभी ऑर्डर बुक की क्या स्थिति है, वो मजबूत है? हाँ, ऑर्डर बुक तो काफी मजबूत है। 30 जून तक उनके पास 6,514 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स थे। ये पिछले साल से 11% ज्यादा है। 6,500 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। और इसमें करीब 27% हिस्सा अब अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स का है। उनकी अपनी प्रीकास्ट फैक्ट्री भी है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। उससे काम तेजी से होता है और लेबर पर निर्भरता थोड़ी कम होती है। सही है। तो ये तो हुई मौजूदा स्थिति और ताकतें। अब आगे देखते हैं, भविष्य कैसा लग रहा है? खासकर ये अडानी डील के बाद मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, ग्रोथ कहां से आएगी? मैनेजमेंट तो काफी उत्साहित लग रहा है, खासकर अडानी ग्रुप के साथ इस पार्टनरशिप को लेकर। उन्हें उम्मीद है कि सिर्फ अडानी ग्रुप से ही इस साल मतलब FY26 में 7,500 से 8,000 करोड़ के नए ऑर्डर मिल सकते हैं। 7,500 करोड़ सिर्फ अडानी से? ये तो कंपनी का पूरा स्केल ही बदल देगा। हाँ बिल्कुल, कई बड़े प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है। मुंद्रा में टाउनशिप, धारवी में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और भी हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या वो इसे संभाल पाएंगे, एग्जीक्यूशन और मुनाफा। Q1 में तो मार्जिन बहुत गिरा था। और कर्ज का क्या स्टेटस है? वो भी शायद बड़ा था Q1 में। हाँ, Q1 में शॉर्ट टर्म कर्ज बड़ा था, करीब 338 करोड़ हो गया था।
और 32 करोड़ का कैपेक्स भी किया उन्होंने। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि वो इसे कंट्रोल में ले आएंगे। उन्हें उम्मीद है कि Q2 या Q3 से ईबिटा मार्जिन वापस 8-9% की रेंज में आ जाएगा। 8-9%, ठीक है, रिकवरी की उम्मीद है। हाँ, और अगले साल FY27 तक वो 4,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी संभव मान रहे हैं। उनका कहना है कि अदानी प्रोजेक्ट से जो 5-10% एडवांस मिलेगा, उससे वर्किंग कैपिटल की स्थिति सुधरेगी और कर्ज कम करने में भी मदद मिलेगी। अच्छा, तो एडवांस से कैश फ्लो बेहतर होगा, और इस बड़ी ग्रोथ को संभालने के लिए, मतलब लेबर जैसी दिक्कतों से निपटने के लिए उनकी क्या रणनीति है? वो टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं, जैसे जंप फॉर्म, पेरिटेबल फॉर्म्स जैसी नई तकनीकें अपना रहे हैं, ताकि लेबर पर निर्भरता कम हो और काम तेजी से हो। साथ ही स्किल ट्रेनिंग पर भी जोर दे रहे हैं और मुंबई में बड़े प्रोजेक्ट संभालने के लिए एक नई टीम और ऑफिस भी सेटअप कर रहे हैं। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो Q1 मुश्किल था, आंकड़े कमजोर थे, लेबर की चुनौतियां थीं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अदानी के साथ जो ये साझेदारी हुई है, उससे भविष्य में एक जबरदस्त ग्रोथ की, एक बड़े स्केल पर जाने की मजबूत संभावना दिख रही है। हाँ, ये PSP प्रोजेक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है, कह सकते हैं। एक तरफ ये तात्कालिक मुश्किलें, मार्जिन प्रेशर है, लेबर इशू है, तो दूसरी तरफ अडानी डील से मिला ये एक बहुत बड़ा अवसर है जो कंपनी का आकार ही कई गुना बढ़ा सकता है। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है उनके लिए। सही कहा। पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या PSP प्रोजेक्ट्स इस तेज ग्रोथ और अडानी ग्रुप पर जो ये बढ़ती निर्भरता है, इसके बीच सही संतुलन बना पाएगी? मतलब क्या वो अपनी ऑपरेशनल क्षमता को, अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को इतनी तेजी से स्केल अप कर पाएंगे कि इन बड़े विशाल प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक और टाइम पर पूरा कर सकें? ये एक बहुत अहम सवाल है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वो इस चुनौती और अवसर को कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।